चालू कर दिया जाए क्लास। अच्छा, आज हम लोगों का दोस्तों अगले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आज का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पिछले क्लास में बेसिक समझाया गया होगा। किसके बारे में समझाया गया होगा भैया? ये चर के बारे में समझाया गया था क्या? ये चर के बारे में समझाया गया होगा, रैखिक के बारे में समझाया गया होगा। रैखिक क्या होता है, ये दो चीजें आपको समझाया गया होगा। और आपको पता है दो का मतलब दो चर होने चाहिए, एक चर की बात नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग एक एक करके हर हेडिंग का पहले मकसद समझेंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग एक एक हेडिंग का मतलब समझेंगे। सभी को पता है क्या दो का मतलब दो ऑलरेडी होता है, और दो क्या चीज होने वाला है? चर। चर का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई? सबको पता होगा। वेरिएबल हम किसे कहते हैं बताइएगा? ऐसी राशि जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, ऐसी राशि जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जिसे हम एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ठीक है। अगला है रैखिक। रैखिक आपको समझाया गया होगा कि रैखिक क्या होता है। लीनियर तो हो गए भैया साहब, अपने पास तो वेरिएबल हो गए, चर तो हो गए, लेकिन रैखिक बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो अपने पास पॉलिनोमियल है, अर्थात अपने पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए। केवल और केवल कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। और कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। और युग्म का मतलब अभी समझाएंगे। अभी यहाँ आ जाओ। युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है ना, सब लोगों को पता होगा। तो जोड़ा भी समझाएंगे क्या होता है, कैसे होगा। और समीकरण समझिएगा। तो मेन चीजें इसमें एक एक पॉइंट समझना है। तो कब हम समीकरण बोलेंगे, कब समीकरण नहीं बोलेंगे। तो चर की बात करें तो चर सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी राशि जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी टी, जो भी आपकी इच्छा करे वह मान लीजिए। क्या ये पीछे समझाया गया है ना? इसलिए बस थोड़े थोड़े। और रैखिक का मतलब आपको फिर से समझाया गया होगा कि रैखिक क्या होता है। तो रैखिक कितने लोग बता सकते हैं भाई साहब? रैखिक का मतलब होता है एक। जो वेरिएबल का पावर दिया गया है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर इस सभी के पावर एक होता है तो यह क्या कहलाएगा भाई साहब? रैखिक होगा। रैखिक और रैखिक तभी कहलाएगा जब वेरिएबल के पावर बताओ कितना हो जाए? एक हो। जब एक रहेगा तभी यह क्या कहलाएगा भाई साहब? लीनियर कहलाएगा। इसी को हम लीनियर कहते हैं, इसी को रैखिक बोलते हैं। और युग्म का मतलब भैया साहब, युग्म अपने पास युग्म बोलते ही आपको ख्याल होना चाहिए जब भी रहेगा तो जोड़े में रहेगा। जब भी रहेगा तो जोड़े में रहेगा। कोई भी जोड़ा आ सकता है, एक साथ दो ठो जरूर रहेंगे, एक साथ दो वैल्यू जरूर रहेंगे और जोड़े के रूप में रहेंगे। तभी दो क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। और जोड़ा हम लोग बनाने वाले हैं, और किस रूप में बनाने वाले हैं ये पॉलिनोमियल से भी समझ में आएगा। दो इक्वेशन बनेगा अपने पास, एक यह बनेगा और एक यह बनेगा, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे युग्म, जिसे हम पेयर बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसे बोलेंगे युग्म। आते हैं समीकरण समझते हैं। जैसे ही समीकरण समझा पाएंगे तब अपने पास ये युग्म अपने आप समझ में आ जाएगा और चैप्टर हम लोगों का चालू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉलिनोमियल से। अपने पास बहुपद से शुरू करते हैं। ये बहुपद जो होता है हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर पी एक्स बराबर है, अगर एक्स प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन पढ़ना है भाई। क्या पढ़ना है? इक्वेशन। और किस रूप का इक्वेशन पढ़ना है? रैखिक। और कैसा पढ़ना है? दो चर वाले पढ़ना है। तो मैं दो चर का कम से कम लिखूंगा, p कामा एक्स वाई। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अभी बताओ क्या अपने पास ये लीनियर बना कि नहीं बना? एक्स का भी वेरिएबल जो दिखाई दे इसका पावर एक है कि नहीं है? अब तो ये लीनियर भी हो गया, दो चर भी हो गए।
रैखिक भी हो गया और दो चर भी हो गए, और समीकरण अभी नहीं बना ना युग्म बना है, अभी दो चीज बाकी रह गया है ना। तो अगर हम बोले कि एक्स वाई अपने पास अगला जो बनेगा अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। अभी बताओ यहाँ पर इसका भी पावर कितना है, एक ही है क्या। अब अपने पास ये युग्म भी बन गया, दो पॉलिनोमियल मिल गए, एक साथ मिल गए, और इनको हम बोलेंगे युग्म जोड़ा। इसको हम बोलेंगे जोड़ा, यानी कि एक महिला हो जाए और एक पुरुष हो जाए तो क्या जोड़ा बन जाएगा क्या। एक लड़की हो जाए और एक लड़का हो जाए, दोनों का युग्म बन जाता है ना। इसे हम कपल के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, कपल। तो यहीं पर भी ये युग्म है। अपने पास यह एक पॉलिनोमियल दिया था, दूसरा पॉलिनोमियल आ गया, अब ये युग्म बन गए आपस में, ठीक है ना। इनके बीच कुछ ना कुछ संबंध होगा, इसलिए युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब समझते हैं समीकरण क्या होता है। यही यहाँ पर दोस्तों समीकरण का एक ही शर्त होता है कि आप जो लिखते हैं इक्वेशन, यानी समीकरण की बात करें, जो अपने पास इक्वेशन होता है, जो अपने पास समीकरण होता है, यह क्या कह के चिल्लाता है भाई साहब, हमें बस क्या दे दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का अगर सिंबल दे देते हैं, बराबरी का कथन अगर कह देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, समीकरण। तो अगर हम बोले स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, बराबरी का कथन। बराबरी का कथन, जो हम लोग कथन बोल रहे हैं, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, कथन किसे कहते हैं, हमारी जो बात होती है, जो हम कुछ भी कहते हैं वैसे को स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमने बोला मोहन आज घर नहीं जाएगा, ये क्या है, स्टेटमेंट ही तो है ना। हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जो हम कुछ बोल लेते हैं या कह देते हैं कोई भी बात, ये क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ही तो कहलाता है। लेकिन हम स्टेटमेंट यहाँ गणितीय रूप में देंगे कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा। मना राम का उम्र अपने पिता की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम है, तो राम का उम्र, यहाँ पे इक्वलिटी आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में कुछ बराबरी का हो रहा है सिंबल ना। तो इसी बराबरी को हम लोग समीकरण कहते हैं। अर्थात आप सीधा सीधा कह दीजिएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाते हैं, इन्हीं टर्म को हम लोग इक्वेशन बोलना शुरू कर देते हैं। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो बात तो वही चीज मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो मतलब यानी कि राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए और जिसमें बराबर का साइन लग जाए। अर्थात अपने पास अगर हम बोले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख दिया, 5x प्लस 9 बराबर 0, क्या ये सब समीकरण है कि नहीं है। 8x बराबर 0, बताओ ये समीकरण है कि नहीं है, सब के सब समीकरण है। अब कब कैसे होंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है क्या, बराबर देखिए आपको 3 तरीका है यहाँ पे, बराबर देख लीजिए तो भी बोल दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर, अर्थात स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का होना चाहिए, बराबरी का कथन होना चाहिए। तो बताओ समीकरण किसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज ऑफ इक्वेशन। तो सीधा सीधा समीकरण हम लोग किसे कहेंगे, बराबरी के कथन को ही समीकरण कहा जाता है। तो बराबरी के कथन को ही समीकरण कहा जाता है। बताओ यहाँ तक ये जो बेसिक हम लोग चले हुए थे, अभी इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अभी हम समीकरण लिख दे रहे हैं दोस्तों, और कैसा समीकरण लिखेंगे दोस्तों, रैखिक 2 चर वाले, किसका कैसा लिखना है, 2 चर वाले लिखना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी बताओ, और अपने पास अगला है a1 b1, ये c1 नाम रख दीजिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अभी बताओ दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन उत्पन्न हो जाएगा। अगर दो चर वाले हैं और लीनियर भी है, और 2 तो इक्वेशन बन गए कि नहीं बन गए, 2 समीकरण बनेंगे, इन्हीं को बोला जाता है युग्म जोड़ा।
अब देखिए अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दो चर दो चर, दो चर से ज्यादा है क्या? नहीं, दो ही चर है, रैखिक है। क्या पावर एक है क्या वेरिएबल का? वेरिएबल का पावर भी एक दिखाई दे रहा है। और दूसरा बात युग्म है कि नहीं है? युग्म भी है। चलो समीकरण है कि नहीं है? समीकरण भी दिखाई दे रहा है। तो यार ये अभी चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है भाई साहब। चर क्या है, रैखिक क्या है, युग्म क्या है, बहुपद क्या है, समीकरण कैसे हुआ, यहाँ तक फिनिश करो। फिर हम लोग अब चले चैप्टर की ओर, फिर से शुरुआत किया जाए, तो आगे बढ़ा जाए अपना इस चैप्टर का मकसद समझा दीजिएगा। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में आप क्या क्या इसमें पढ़ेंगे? तो लगभग पहली बात तो ग्राफिकली आप सिंबल पढ़ेंगे। अपने पास दो चर वाले युग्म रैखिक युग्म समीकरण दिए रहेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 1। और ये समीकरण 2 जो दिए गए हैं, इनसे क्या क्या करवाना है? तो सबसे पहला काम इनसे ये करवाना है भाई साहब कि आपको दर्शाना होगा ग्राफिकली। क्या दिखाना होगा? ग्राफिकली। ग्राफिकली हल करना तो सबको आता है ना, आसान भी होगा। ग्राफिकली आपको क्या करना होगा? दिखाना पड़ेगा, ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। ये सिंबल कैसे ग्राफ में बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनाना अभी सब सिखाएंगे, ठीक है ना, एक एक करके। तो सबसे पहला वाला इसमें टर्म आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? ग्राफ मेथड से यह लीनियर इक्वेशन को दिखाना, साइन सिंबल क्या बनेगा और इसका डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी आकृति कैसा बनेगा। और दूसरा, अगर हम लोग इसको पढ़ लिए होंगे तो दूसरा अपने पास जो मेथड आएगा वह क्या निकालने के लिए हमसे बोल सकता है? ये बताओ जो इक्वेशन दिए गए हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं? अगर कट कर रहे हैं तो कितनी बार कट कर रहे हैं, और कट नहीं कर रहे हैं तो बताओ कहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, अर्थात दोनों समांतर हैं। आपसे इसमें 3 शर्त पूछा जा सकता है। तो इसमें शर्त पूछने के लिए दूसरे में आएंगे। पहला शर्त है हम चेक करेंगे, समीकरण को हल करेंगे तो समीकरण हल करने में आपको समय लगेगा। तो हम लोग क्या किए हैं, उपाय व्यवस्था किए हैं, इनके कांस्टेंट यानी कि जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट से कंपेयर करके देखा और समीकरण हल करके देखा, दोनों का मैचिंग सेम जा रहा था। तो अपने पास एक नया आइडिया आया, भैया इतना बड़ा सवाल ना करके हम लोग कोफिशिएंट से तुलना करके तुरंत बता देंगे एक सॉल्यूशन होगा कि अनंत सॉल्यूशन होंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक हल होंगे कि अनंत हल होंगे या इसका कोई हल नहीं है। तो इस चीज में हम लोग यही देखने वाले हैं, ग्राफिकली तो दिखाएंगे लेकिन इसका ये बताएंगे कितने सॉल्यूशन है और कितने सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा पॉइंट पे ये बात चलेगा दोस्तों, और ये पॉइंट जांच करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम इसका देखो x का कोफिशिएंट है ना, तो पहला नंबर आता है a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाए। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो अगर ये कर दिया जाता है तो अपने पास ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो अगर इनका ग्राफ देखा जाए कहीं ना कहीं अगर एक रेखा ऐसे जा रहा है तो दूसरी रेखा ऐसे जाएगा और एक बार कट होगा। कितनी बार कट होगा? एक बार कट होगा। एक बार कट होने की वजह से क्या बनेगा भाई साहब, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदक रेखाएं। कौन सी लाइन्स है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदक रेखाएं भाई साहब। प्रतिच्छेदक रेखाएं कब बोलेंगे? प्रतिच्छेदक रेखाएं। दोनों रेखाएं कैसे रेखाएं हैं भाई साहब? प्रतिच्छेदक रेखाएं, और इनका केवल और केवल एक हल होगा। कितनी बार कट कर रहे हैं? जब कट एक ही बार कर रहे हैं तो एक बिंदु पर दोनों कॉमन हो जाएंगे ना। तो बताओ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स और वाई के? केवल और केवल एक हल मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होने की वजह से ओनली वन सॉल्यूशन।
कितने लिखेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे भाई साहब? केवल और केवल एक हल, अर्थात एक हल, एक हल, कोई और हल नहीं निकलेगा। अर्थात इसका डायग्राम देखें तो मान लिया कि एक रेखा ऐसे जा रहा था तो दूसरी रेखा ऐसे गया है, इसको एक बार कहीं ना कहीं कट किया है और इसी का देखिए एक सॉल्यूशन निकल कर चला आ जाएगा अपने पास। समझ में आया क्या? अगर दूसरा पॉइंट, अब बताइए क्या हुआ? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस रेखा का नाम हमने क्या रख दिया? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा पॉइंट इसमें अगर बात करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये बोलते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, और समांतर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कभी कट करेंगे क्या? कभी कट नहीं करेंगे। दोनों रेखाएं आपस में, तो उनका बताओ कितने सॉल्यूशन होगा? कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल होगा क्या? ये रेखा ऐसे जा रहा है, दोनों कट कर ही नहीं रहे, x और y का मान निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। तो बताओ कितने हल होंगे? शून्य हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे अगर कंडीशन शर्त देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं। कैसे रेखाएं हैं भाई साहब? समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं का क्या कंडीशन होता है भाई? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब यहाँ पे कई लड़का नाट मत लिख देना, क्योंकि नो और नाट अलग अलग चीजें होते हैं दोस्तों। कहीं दोनों एक मत समझ लेना, क्योंकि नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आपको समझाया गया होगा ना? जो नो होता है दोस्तों, यह एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। और जबकि अपने पास ये नाट जो होता है, यह एडवर्ब है दोस्तों, यह एडवर्ब है। एडवर्ब के लिए लगभग 3 से 4 प्लेस दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से? वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। तो 2 जगह यानी 4 जगह प्लेस इसको मिला है। कितनी जगह? 4 जगह इसको प्लेस मिला है। एक तो सेंटेंस के शुरुआत में रखा जा सकता है वर्ब को, एडवर्ब को, और दूसरा सेंटेंस के अंत में, या वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। लेकिन कौन सा वर्ब के पहले आएगा, कौन सा एडवर्ब वर्ब के बाद आएगा, कौन पहले आएगा, कौन अंत में आएगा, सब अलग अलग होते हैं। तो इनको भी समझना जरूरी होता है। तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि आपको अंग्रेजी। तो नाट में अंतर है, या नो लिखा तो कई लड़का सोचेगा नाट क्यों नहीं लगा दिए। तो नो भैया, ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव केवल और केवल कहाँ आता है? नाउन के पहले, एडवर्ब नहीं आता है, ध्यान रखना। तो ठीक है ना? तो यह सॉल्यूशन बताओ नाउन है कि नहीं है यहाँ पे? तो सॉल्यूशन इसके पहले क्या आएगा? नो आएगा कि नाट आएगा? तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, कोई हल नहीं होगा तो इसका डायग्राम बताओ किस रूप में जाएगा? एक रेखा ऐसे जा रही थी तो दूसरी रेखा भी कैसे जाएगी? ऐसे ही जाएगी ना। दूसरी रेखा भी कैसे जाएगी? ऐसे ही जाएगी। ये दोनों आपस में बताओ कैसी रेखाएं हैं? समांतर है। दोनों का दोनों रेखाएं आपस में कैसे है भाई साहब? समांतर है। क्या कोई हल होगा? नो हल, कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा गया है, कोई हल नहीं। ठीक है ना? इसका तीसरा दोस्तों कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा शर्त यही है कि तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जाए, और तीनों के तीनों जैसे ही बराबर होंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जैसे ही तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं, हम इसे क्या बोलेंगे? समपाती, को इंसिडेंट। इसे हम लोग, इस रेखा का नाम क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट। इंक्लाइंड कर रहे हैं, को इंसिडेंट है। और को इंसिडेंट कहने का मतलब क्या होगा भाई? समपाती है। ये रेखा क्या है? समपाती है। और समपाती होते ही बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम जो बनेगा, जगह नहीं आगे ना, डायग्राम बना। अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी किसके कहाँ जाएगी? इसी के ऊपर जा रही है।
दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है। बताओ हर बिंदु पर कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है? तो इसी को संपाती बोलते हैं। और इसके बताओ कितने हल है? इन्फिनिटिव, अनंत, अनंत रूप से, यानी कि अनंत सॉल्यूशन है इसके, अनंत हल है। कितने हल है भाई साहब? क्योंकि हर बिंदु पर कट करेगा तो कितने बिंदुओं से रेखाएं मिलकर बनी होती है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो अनंत हल होंगे। बताओ कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे भाई। कितने हल होंगे? अनंत हल। तो ठीक है ना, यहाँ तक तो इसके कितने सॉल्यूशन निकल कर आएंगे भाई साहब? अगर ये शर्त होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों का तीनों शर्त जो कोफिशिएंट है दिए गए समीकरण के बराबर हो जाते हैं, इसे कहेंगे कोइंसिडेंट, अर्थात संपाती बोलेंगे। संपाती के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या रहेगा? एकदम उसी के ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ऐसे रेखाओं को हम लोग कोलिनियर भी तो बोलते हैं। तो कोलिनियर इसी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चले। नोट करिए यहाँ तक। फिर चले अगले भाग पर।